हेलो दोस्तों, कैसे सभी। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम लोग काम पे बात करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जितना है बेसिक डिटेल है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके किस चीज़ को हम लोग तोड़ के समझेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको लिखवाऊंगा, तो आप बेसिक से सीख सकते हो आप। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए वीडियो है। और यहाँ लिख देते हैं इसका इंग्लिश में क्या होता है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब एक एक चीज़ को समझिए। यहाँ पे अगर टू वेरिएबल लिख रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, आपके दो चर हो गए। ठीक है, दो चर मतलब दो वेरिएबल। सपोज कि x एंड y आपका दो वेरिएबल हो गए, p और q हो सकता है, a और b हो सकता है। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया कि जिसके पास डिग्री कितना हो जाए, डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, यानी वेरिएबल के पावर में क्या हो, एक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका हम लोग जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग सामान्य रूप। ठीक है, इसका इंग्लिश में दूसरा नाम भी है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप। ठीक, लिखने का तरीका क्या रहेगा वो ज़रा देख लीजिए आप। ये आपका डिवाइड नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा स्टाइल है, दोनों को एक ही नाम दिया गया है, डिवाइड मत समझ लीजिएगा, आप कॉमा दे के भी लिख सकते हो। लिखने का तरीका क्या रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, इक्वेशन है तो बराबर लगेगा ही लगेगा। और x और y क्या है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहाँ x और y दो चर है। चर का मतलब टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है। और यहाँ पे a और b क्या है, a और b जो है आपका, a और b अचर है। अचर मतलब कांस्टेंट हो गए। ठीक है, अचर मतलब कांस्टेंट। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना होगा आपको, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, a कॉमा b नॉट इक्वल टू 0। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अब बात समझिए यहाँ पे कि अगर a और b नॉट इक्वल टू 0 लिखने का ये मतलब है कि सपोज कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि a बराबर 0, सपोज यहाँ पे मैंने लिखूँ ये सब चीज़, और यहाँ पे ऐसे सिंबल दे दूँ कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दे रखा हो, और यहाँ पे a बराबर दे दे 0, तो क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा पेपर में। तो a बराबर अगर 0 कर दिया जाए, डैट मीन्स यहाँ पे क्या रख दिया जाए, 0 गुना x प्लस में बी वाई प्लस में c बराबर 0। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा 0 से गुना करने के बाद, तो बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब ये बताओ क्या ये दो चर का रैखिक समीकरण बनेगा क्या, नहीं। एक x था आपका चर जो कि कैंसिल हो चुका है 0 होने की वजह से, एक आपका y बचा है, सिंगल एक ही वेरिएबल बचा आपका, यानी कि सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो गया आपका, सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इस केस को आप याद रखिएगा, अगर a बराबर 0 हो तब भी नहीं होगा, या फिर सपोज मान लीजिए यहाँ पर b बराबर 0 दे देता, इसको हटा के और लिख देता b इक्वल टू 0, तब यहाँ पर 0 होता है, ये आपका बच जाता है, ax प्लस सी हो जाता है यहाँ पे। तब भी दोनों केस में से दोनों में क्या होता है, ये आपका टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन नहीं होता। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि साइड में क्या लिखा रहना चाहिए। कहाँ मेरा अलार्म बज गया, कहाँ गया मेरा फ़ोन यार, मिल जा, बंद हो जा, नहीं तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। चलिए इतना समझ गया ना, क्लियर, ये तो हो गया। अब कुछ का एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे कैसे दे सकते हैं। यहाँ से इसका एग्जाम्पल देखते चलते हैं। सपोज आपको दे दिया कि x प्लस वाई प्लस मान लेते हैं यहाँ पर 6 दे दिया इक्वल टू 0, ऐसा दे दिया। ये आपका क्या है, दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हो गया। इसका डिग्री कितना, एक एक दे रखा है। अगर आपको ऐसे में दे दूँ रूट 0, तो ये क्या है, ये भी आपका देखिए दो वेरिएबल में है, पावर में एक है, यानी कि लीनियर हो गया। इक्वेशन मतलब इक्वेशन, रैखिक का मतलब होता है सिंगली पावर में एक होना, यानी डिग्री क्या हो, किसी वेरिएबल का पावर एक हो जाए।
अब एक क्वेश्चन इस पर बहुत बार पूछता है कि अगर कोई सिंगल वेरिएबल आपको दे रखा है लीनियर इक्वेशन इस तरह से, ठीक है, तो एक चीज़ का हल कितना होगा मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, यहीं लिख दूँ मैं, चलो लिखते हैं कि 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण का, ठीक है, 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का कितना हल होता है, ऐसा पूछता है पेपर में। एक हल होगा, 2 हल होगा, 3 हल होगा, या फिर 3 से अधिक, ये 4 ऑप्शन आपको देते रहते हैं। तो आप क्या करिएगा, 3 से अधिक, 3 से अधिक का मतलब ये होता है 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 10, कितना भी, अनंत। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का अनंत यानी कि अनेकों हल हो सकते हैं, अनेकों हल होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान दे दीजिएगा, जब भी एक वेरिएबल पूछो, ऐसे दे रखा हो ना एक समीकरण ऐसे, या फिर ये दे रखा हो, तो इसका अनेकों हल होगा। लेकिन जब 2 समीकरण जब साथ में एक साथ दे दिया जाए तो उसके लिए फिर से कंडीशन लगता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना आप समझ गए कि व्यापक हल कितना हो गया, इसका व्यापक रूप सॉरी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। लिखने का तरीका क्या है ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये दे रखा है आपको, सपोज अगर ये पूछ दे कि इस इक्वेशन से तुलना करके ये जो इक्वेशन का दोनों का इक्वेशन मैं लिख दूँ यहाँ पे कि 2x प्लस 3y प्लस 5 ऐसे दे देता है कभी कभी पेपर में, और पूछता है क्या कि a का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, डैट मीन्स a बराबर कितना लिखिएगा, 2 लिख दीजिएगा। y का कोफिशिएंट क्या है, b है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, यानी कि b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सभी पूछते रहता है कई बार। कांस्टेंट पार्ट क्या है आपका c, यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट क्या हो गया 5, तो यहाँ पे 5 का 5, अगर यहाँ पे प्लस माइनस लगा तो हम लोग प्लस माइनस लिख लेंगे। इतना सा बेसिक डिटेल था इक्वेशन के बारे में। अब हम लोग इसका सोल्यूशन के बारे में समझेंगे कि कितने प्रकार के सोल्यूशन ये देता है। इसका रैखिक समीकरण होगा तो इसमें हल कितने होंगे, एक होंगे, अनेक होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा। उसका ग्राफ कैसे डिजाइन किया जाता है और संगत है, असंगत है, विरोधी है या फिर अविरोधी करके कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ तक ठीक है, हम लोग इसको आगे साफ करते हैं। चलिए, ये तो हुआ आपका सिर्फ एक इक्वेशन के बारे में। अगर साथ में 2 इक्वेशन दे दे तो उसको सॉल्व करने का तरीका कितना है, कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कितने तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कितना लेवल उठ सकता है इस क्वेश्चन का, वो सारी चीज़ें अभी हम जानेंगे, ठीक है। और एक सेपरेट वीडियो मिलेगा टॉपिक बाय टॉपिक कंटिन्यू में। कुछ चीज़ें जो है एनसीईआरटी के मैंने पहले से बनाकर अपलोड कर रखी हैं, उसका आप रिवाइज करते रहिएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एनसीईआरटी से उठा के आपको पूछेगा, लेवल वही रहेगा। प्रैक्टिस के लिए मैं और सारा क्वेश्चन बनाकर आपको दे दूंगा ताकि एग्जाम तक आपका मैथ अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं इसके हल के बारे में। आपको पता होगा कि हल कितने हो सकते हैं। अगर किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो हो सकता है कि एक हल हो सकता है उसका कोई हल ना हो, और हो सकता है कि एक से अधिक हो, यानी कि अनेकों हल हो। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक ही ग्राफ में सारे के सारी चीज़ समझ लेंगे, आप टेंशन न लीजिएगा, बस एक बार समझ लीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बारीकी से देखते चलिए, यहाँ से हम लिखते हैं यहाँ से, ठीक है। सपोज यहाँ पर मान लेते हैं पहला कि माना 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। कौन कौन से 2 है, एक तो आपका रहेगा a1x b1y मान लेते हैं एंड c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड इज a2x b2y और प्लस में c2 बराबर 0। ये 2 समीकरण हमने मान लिया, जहाँ पे आपको पता है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, कांस्टेंट पार्ट होगा। xy जो आपका वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ xy के लिए बारे में बोल दूँ कि xy क्या है, चर है, यानी चर को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वेरिएबल, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे लिखते हैं हलों की संख्या, हलों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। इतना बात समझ गए। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे तो क्या क्या हो सकता है। सपोज कि अगर अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल,
अद्वितीय हल को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है मात्र एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही हल। ठीक है, एक तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा में अनेक हल, एक हल होगा या फिर अनेक हल होगा या फिर अनंत बोल सकते इसको। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग इसको मेनी सॉल्यूशन। क्या हो गया आपका ये मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन का हो गया ये टेबल। एक लास्ट वन बचा आपका जिसमें लिखते हैं हम लोग कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी कि नो एनी सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन। क्लियर दिख रहा होगा इतना। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि अगर इसका अनुपात पूछ दे, ठीक है, अगर इसका क्या पूछ दिया जाए कि अनुपात, कि कैसे इसका हल निकालेंगे, कैसे इसका हल नहीं निकालेंगे, क्या क्या इसका कंडीशन है वो देखते हैं। इसका लिखते हैं यहाँ पे अनुपातिक संबंध, यानी इसका रेशियो में क्या संबंध होगा। तो आपको क्वेश्चन यही दे रखा है ना, ये दो क्वेश्चन दे रखा होगा। तो अनुपातिक संबंध मतलब कि क्वेश्चन फर्स्ट का देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, ये रहा। इक्वेशन 2 का कोफिशिएंट क्या रहा, x का कोफिशिएंट a1 और a2 है, तो a1 डिवाइड में a2 कर लीजिएगा। y के देखिएगा तो यहाँ पे b1 डिवाइड में आपका b2 हो जाएगा, और लास्ट वाला देखिएगा c1 डिवाइड में c2। ये तीनों में लिख लीजिए आप पहले बार, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। इस वाले में भी ये लिख लीजिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2। क्लियर इतना बात है। चलिए इस बात को समझते हैं। ठीक है, ये आपका रेशियो रिलेशन ऑफ रेशियो, रिलेशन ऑफ रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए अद्वितीय हल के लिए क्या रेशियो दे रखा होगा वो पहले समझ लीजिए। याद करने का तरीका है कि a1 डिवाइड बाई a2 है, b1 डिवाइड बाई b2 है, तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होता, कभी भी इक्वल नहीं होता है। स्टार्टिंग में अगर नॉट इक्वल टू लग गया तो बाद वाले केस में इक्वल हो तो ना हो तो कोई चेंजिंग नहीं करना, आपको इसको हटा लेना है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग के दो ही से मतलब हो जाएगा, इधर इक्वल टू रहेगा तो या फिर नहीं रहेगा तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एक्सेप्शन केस बनता है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, नेगलेक्ट कर दीजिए एग्जाम में। एग्जाम इतना नहीं पूछता है आपसे, ये दोनों पूछ देगा। स्टार्टिंग में नॉट इक्वल टू लग गया यानी कि क्या हो गया आपका अद्वितीय हल, यूनिक सोल्यूशन। अनेक हल के लिए क्या होगा, सभी में क्या लग जाएगा, बराबर बराबर। अनेक हल के लिए क्या होगा, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तीनों के तीनों केस में लग जाएंगे। a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। अब कोई हल नहीं होगा, इसके लिए क्या है, स्टार्टिंग में आपका इक्वल टू लगेगा, यहाँ पे इक्वल टू लगा है तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लग जाएगा, बात खत्म, कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसका। ठीक है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में इक्वल टू नॉट लगा हुआ नहीं है तो यानी कि एक सोल्यूशन होगा। दूसरे केस में लगा हुआ है तो दूसरे बार में क्या है, एक बार में लगा एक बार में नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगा वाला में कोई सोल्यूशन नहीं, लग गया भाई हाँ है तो बहुत सारा सोल्यूशन निकल जाएगा। इतना बात याद हो गया होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसका देखते हैं यहाँ पे कि इसको क्या कहा गया है, इसका ग्राफ का नाम क्या है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ग्राफ का नाम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ का नाम यानी नेम ऑफ ग्राफ, नेम ऑफ ग्राफ हो गया। अब नेम ऑफ ग्राफ क्या होगा वो समझिए। अगर ये आपका है अद्वितीय हल के लिए ग्राफ कैसा होगा वो भी समझ लेते हैं। ग्राफ का चित्र समझ लीजिए या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं हिंदी में, ग्राफीय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ दिख रहा है यहाँ तक। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ क्या है, अगर आपका एक सोल्यूशन है तो आप जानते हो दोनों इक्वेशन के लिए दो लाइन खींच सकते हैं हम लोग। तो एक लाइन यहाँ खींच दिए, एक लाइन ऐसे खींच दिए, कट कुट हो गया। तो एक जगह कटाना आपका, ओनली वन पॉइंट टच किया है आपका, ओनली वन पॉइंट है आपका, ये एक ही बिंदु पर टच किया है, यानी कि एक बार टच किया, डैट मीन्स ये हुआ कि इसका ग्राफीय नाम क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं काट रहा है अपने आप को, है ना, प्रतिच्छेद कर रहा है तो प्रतिच्छेदित,
प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है, इंटरसेक्शन लाइन हो जाएगा आपका, लिख दीजिए इंग्लिश में भी, इंटरसेक्शन लाइन हो गया। क्लियर? एक बार टच किया तो एक हल। अगर मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है क्या, कोई हल नहीं है, कोई हल ना का मतलब टच करेगा ही नहीं आपका, तो ना टच करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका पैरेलल लाइन हो जाएगा। ना टच करने का मतलब क्या हो गया, पैरेलल, यानी समांतर जिसको बोलते हैं ना, तो यहाँ लिख देते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन बोलते हैं इसको। समांतर रेखा का मतलब पैरेलल लाइन, ठीक है। टच करेगा नहीं भाई, कितना भी बढ़ा दो, लाइक जो रेलवे का पटरी और क्या कहें सीढ़ी, ये सब होता है आपका पैरेलल लाइन, रोड का दो किनारा दाहिना बायां, ये कभी नहीं टच करेगा। आगे देखते हैं एक और बचा आपका, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं में क्या होगा, कोई हल नहीं उल्टा लिखा गया क्या, अनेक हल के लिए था, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, अनेक हल ऊपर था आपका, ये आपका यहाँ पे जाता, कोई हल न के लिए यहाँ पे था आपका, कोई हल नहीं, ठीक है। यार क्या मैं लिख रहा हूँ, कोई हल नहीं तो ऑलरेडी लिख रहा था, समांतर रेखाएं लिखना था मुझे, समांतर रेखा इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैरेलल लाइन, और ये जो पार्ट था आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये था आपका अनेक हल के लिए था, इक्वल टू, अनेक हल का मतलब ये दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, पूरा का पूरा टच करेगा, यानी कि कॉन्करेंट लाइन जिसको बोलते हो आप, संपाती रेखा बोलते हो। तो एक लाइन आपका ये गया और इसी पे दूसरा क्या होगा, इस पे से चिपका हुआ होगा। मैं इसको ऐसे चिपका के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ, डार्क, ठीक है, आपको समझ में आएगा। मैं इसको क्या कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ, डीप है, समझ गया। दोनों लाइन इसी पे पड़ा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, संपाती, एक पे दूसरा पाती, संपाती, संपाती रेखा, कॉन्करेंट लाइन, ये आपका हो गया कॉन्करेंट लाइन, ठीक है, इतना समझ गए। अब इसमें भी और कुछ पूछता है आपसे कि इसका नाम क्या है, संगत पद्धति और असंगत पद्धति, यानी कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ देखते हैं, ये दोनों का दोनों जो होगा आपका संगत पद्धति, कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। संगत पद्धति यानी कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया, और एक होता है आपका असंगत पद्धति यानी कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। असंगत पद्धति मतलब असंगत पद्धति यानी कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। इतना इनकंसिस्टेंट सिस्टम, दोनों का मतलब क्या है समझ लीजिए। संगत पद्धति कहने का मतलब ये हो गया, यानी कंसिस्टेंट सिस्टम का कहने का मतलब ये हो गया कि वैसा इक्वेशन का अगर एक हल भी निकलता है, यानी एक से अनेक निकले या फिर एक निकले, उसको सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, संगत पद्धति बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। तो इस वाले केस में देखिएगा कि अद्वितीय हल में मतलब कि कम से कम आपका एक हल तो यहाँ है ही, और इसमें क्या है, एक से ज़्यादा हल होगा, यानी 1 प्लस कर देते हैं, यानी एक से ज़्यादा 2 3 4 5 10 15 20 25 अनंत, जितना आप निकाल सकने में सक्षम हो उतना निकाल लो, तो आपका अनेक हल होता है, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक हल हो या फिर अनेक हो, सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा, संगत पद्धति। दोनों में पूछता है कई बार कि आपको दो इक्वेशन दे रखा होगा, बोलेगा संगत है असंगत है, ऐसा देगा। एक हिंदी वाले मीडियम के लिए एक और देता है, विरोधी और अविरोधी करके देगा कि विरोधी है इसका हल या फिर अविरोधी है। आप बताओ कि आपके कोई संगति में होगा, आपके साथ जो होगा, क्या आपका कभी विरोध करेगा क्या, नहीं करेगा। सपोज आपका कोई दोस्त है और आपको दोस्त को बोल दे कि भाई मेरे दोस्त मतलब कि आपके बारे में बुराई करने के लिए, नहीं करेगा, ज़्यादातर केस में क्या नहीं करेगा। हाँ कुछ कमीने दोस्त तो कर दे, अलग की बात है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, अविरोधी, इस बात को याद रख लीजिएगा, अविरोधी। जो संगत पद्धति होता है, संगत सिस्टम होता है, ये खासकर बिहार बोर्ड वाले के लिए है, उसमें देख रखा था विरोधी और अविरोधी हल के बारे में। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो संगत पद्धति होता है वो क्या होता है, एक्चुअली में अविरोधी होता है, और जो आपका असंगत पद्धति होता है, जो आपके साथ नहीं है, वो आपका क्या करेगा, बात का विरोध करेगा। अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन चला, आपको उतना समझ में आना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। मैं लिख दूँ, हट जाएगा, आ जाना तो चाहिए, विरोधी, ठीक है, अविरोधी विरोधी, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था आपको इसमें समझना। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना आपको। अब डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग सोल्यूशन पे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है, कैसे नहीं पूछ रखा है। बेसिक डिटेल जितना भी था इस चैप्टर में मैंने एक बार दे दिया यहाँ पे,
आप अच्छे से समझ लो, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे आएंगे। एक बार इसको रट्टा मार लो, जैसे समझना समझ लो, कॉपी में लिख लो। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दूँ कि अगर अद्वितीय हल होगा तो इसका कंडीशन क्या होगा, रेशियो में ये होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, सिंबल आपका ऐसे रहेगा क्रॉस का। कैसा पद्धति होगा भाई, तो संगत पद्धति होगा। अगर अनेक हल होगा तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, संपाती रेखा होता है कंग्रेंट लाइन, यानी एक लाइन पे दूसरा लाइन चिपका रहता है, और इस वाले में क्या होता है, क्रॉस। तमराज क्लीविस याद होगा आपको, शक्तिमान देखेगा तो। ये भी क्या होता है आपका, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, दोनों का दोनों, जिसका एक से अधिक हल होता है संगत, यानी कि कंसिस्टेंट सिस्टम। और जब संगत होगा तो आपका विरोध नहीं करेगा, डैट मीन्स वो आपका अविरोधी होता है। याद रखिएगा, संगत है तो यहाँ पे अविरोधी है, असंगत है तो विरोधी है। याद रखिए इस बात को। लास्ट आपका बचा कोई हल नहीं, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी लास्ट वाले में पलटी मार देगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, अंत भला तो सब भला जानते हो ना, तो इसका अंत भला है तो सब भला है, बहुत सारा हल निकला। इसका अंत खराब हो गया, नॉट इक्वल टू, तो कोई हल इसका नहीं निकलेगा, इसलिए इसका लाइन क्या होगा, समांतर रेखा, दोनों में दूरियां बन जाएगी, यानी असंगत होगा, संगत होगा तो एक दूसरे का विरोध करेगा। देखो ना, विरोध कर रहा है, कहा नहीं तुम्हें पास नहीं आएगा, नॉट टचेबल। और देखो अविरोधी है, विरोध नहीं कहा, दोनों साथ में मिलकर चल रहा है, मजा आ जाएगा इसको, है ना। चलिए समझ गए इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ क्वेश्चन लेके, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन है, कितने तरह का इसका हल कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड सी यू, बाय।